स्टार्ट। स्टार्ट करिए गोपिका मैम। Gopika ma'am, start this lecture series. Good afternoon, everyone. I am Gopika Sinha, Assistant Professor of Columbia College, रायपुर छत्तीसगढ़। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोलंबिया कॉलेज और रॉयल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय लेक्चर हो गया। सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों कॉलेज के डीएलएड व बीएड छात्र अध्यापक विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर व्याख्यान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्या नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही मैम, अभी आ रही। हाँ आ रही, कंटिन्यू करो हेलो। बेटा। हाँ, आवाज आ हाँ रही, आ रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। करो। हेलो। आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करिए। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं गोपिका सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोलंबिया कॉलेज और रॉयल कॉलेज दोनों के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों कॉलेज के डीएलएड व बीएड छात्र अध्यापक भी विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर व्याख्यान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोलंबिया कॉलेज और रॉयल कॉलेज का पिछले कुछ वर्षों से टाई अप रहा है, जो कि बीएड के कोर्स से रिलेटेड पर ही व्याख्यान दिए जाते हैं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों महाविद्यालयों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है तथा इस लेक्चर सीरीज के अंत में व्याख्यान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। यह ऑनलाइन लेक्चर सीरीज 6 अक्टूबर यानी कि आज से 11 अक्टूबर तक जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू संपन्न होगा तथा इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब पर भी किया जाएगा। I extend a warm welcome to all the distinguished guests and participants present on the first day of the lecture series. सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथियों का अभिनंदन करना चाहूंगी। रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, कॉलेज कोलंबिया कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, रॉयल कॉलेज की एडवाइजर मिसेस इला सिंह मैम, रॉयल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम तथा कोलंबिया कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम, साथ ही हमारे सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर ऑल पीपल टीचर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम के प्रारंभ में रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम को प्रोग्राम स्पीच के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम।
आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपिका सिन्हा मैडम। और जैसा अभी आप लोगों को सामान्य जानकारी दी गई है कि ये जो 6 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, वॉइस क्लियर है? यस मैम। हाँ, क्लियर है मैम, क्लियर। ये जो व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, तो जैसा कि अभी गोपिका मैडम ने बताया कि ये टाई अप है रॉयल कॉलेज का और कोलंबिया कॉलेज का। तो ये MOU, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसके तहत विगत वर्ष भी इस तरह की व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जितने भी हमारे अच्छे शिक्षाविद हैं, ज्ञानी शिक्षाविद हैं, अनुभवी हैं, तो उनसे वो उनका एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से किया जाता है। तो ज्ञानवर्धन का बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया जाता है दोनों महाविद्यालयों की तरफ से। ये हम सभी का प्रयास रहता है। तो सबसे पहले हम दोनों महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के आदरणीय सदस्यों का अभिनंदन करते हुए सभी का अभिवादन करते हैं। और अभी तो स्वागत की कड़ी में ये अभिवादन किया ही गया है कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, दोनों महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर आभा दुबे, डॉक्टर यामिनी साहू, सभी शिक्षाविद, प्राध्यापकगण और दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, आप सभी से ये अनुरोध है कि अनुरोध बोलिए या इसे प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक निर्देश बोलिए, क्योंकि इस आप सभी को ये व्याख्यान माला में उपस्थिति अपनी देनी है। क्योंकि यदि जो टॉपिक्स लिए जा रहे हैं उसका डिटेल दे दिया गया है ग्रुप में, तो यदि ये टॉपिक आपका कवर हो गया है क्लास में तो अच्छी बात है, आपको ये अवसर मिलेगा कि आप उसको रिवाइज कर लें और उस जब प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, शंकाएं होती हैं, उसको समाधान करने का आपको ये अच्छा अवसर मिलेगा। और जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं तो फिर उसके लिए आप अच्छे से इसको यहाँ समझ लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स क्लास में अब रिपीट नहीं किए जाएंगे, जो एक बार यहाँ व्याख्यान माला में कवर कर दिए जाएंगे। तो हम डॉक्टर अरुण कुमार दुबे जो प्राचार्य हैं कोलंबिया कॉलेज के, उनको भी बहुत इस तरह का एक आयोजन करने के लिए उनकी प्रशंसा सराहना करेंगे। तो इसको जल्दी थैंक यू। स्टार्ट कर दें, ये अच्छा रहेगा कि इसमें व्याख्यान देने में भी समय लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इसके पश्चात मैं कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर को प्रोग्राम स्पीच के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। थैंक यू गोपिका मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको बताया गया कि रॉयल कॉलेज और MOU या कोलंबिया कॉलेज के बीच पिछले कई वर्षों से MOU है, और हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो उसी की कड़ी में इस बार भी 6 to 11 अक्टूबर के बीच हमने ये 6 लेक्चर्स रखे हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए रॉयल कॉलेज के मैनेजमेंट और स्पेशली डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये प्रोग्राम से अभी तक ये कंटिन्यू है और भविष्य में भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। अभी आज हमारे बीच उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैडम, एडवाइजर मिसेस ईला सिंह, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू, डॉक्टर आभा दुबे वाइस प्रिंसिपल कोलंबिया कॉलेज, और दोनों ही कॉलेज के सभी सम्मानीय शिक्षकगण और सभी पीपल टीचर्स, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको बधाई भी देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम के आप भागीदार हैं। आपको ये बताएं कि इसमें अभी मैंने इसको रजिस्ट्रेशन को क्लोज किया है। जितनों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है उनको एक सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के थ्रू और ग्रुप में दिया जाएगा। तो आपको फ्यूचर में वो काम भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो नॉलेज आपको मिलेगा दोनों कॉलेज के जो
विद्वान जन हैं उनके तरफ से, वो भी आपको, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज की हमारी स्पीकर हैं मिसेस सविता रानी वर्मा, जो कि कोलंबिया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं। इनका टॉपिक है एजुकेशन एंड सोसाइटी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ज़्यादा और समय ना लेते हुए आज के इस मैडम, इनॉग्रल सेशन में आप सभी को बहुत बहुत ऐसा स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। चल ही नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कोलंबिया कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम को प्रोग्राम स्पीच के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम। Thank you so much, Gopika ma'am. First of all, I extend my heartiest welcome to the principal of Royal College, Dr. Anuradha Shukla ma'am. Advisor of Royal College, Mrs. Ila Singh ma'am. Dr. Yamini Sahu ma'am, Vice Principal, Royal College. Our Principal, Dr. Arun Kumar Dubey sir. And now I would like to emphasize 2 or 3 more points in this lecture series. This lecture series not only is one of the kinds of MOU activity, but it is fulfilled. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दी गई है, उसमें वी द पॉलिसी एम्फसाइज द collaborative learning, the innovative method of teaching and learning process, and the sharing the knowledge from different educational hub. So we have fulfilled these kinds of new and innovative activities or methodology in teaching learning process. And this is the great initiative of both the colleges, and I congratulate both the colleges management. Not only congratulate but extend my heartiest thanks to management of both the colleges and the principals for giving us the opportunity to imply and adapt to new education policy in our educational process. So, once again, I welcome you all, and I hope that all the students actively participate in this lecture series and get benefited by it. एक चीज मुझे अनुराधा शुक्ला मैम की बहुत अच्छी लगी, आई मस्ट अप्रिशिएट हर व्यू, दैट उन्होंने बोला कि जो लेक्चर्स यहाँ कवर होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इन आवर रेगुलर टाइम टेबल क्लासेस। सो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके टॉपिक कवर हो गए हैं तो आपको और अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने स्पीच को यहाँ रोकते हैं, और गोपिका मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक मी यू हियर इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए हमारी आज की एक्सपर्ट स्पीकर मिसेस सविता रानी वर्मा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया कॉलेज को आमंत्रित करती हूँ। She will be speaking on the very significant topic, education and society. I warmly invite you, ma'am, to deliver your lecture and share your valuable thoughts with all of us. Please, ma'am. थैंक यू गोपिका मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम, उपस्थित रॉयल
कनेक्ट हुआ अनुराधा मैम, सॉरी सविता मैम? टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत हैं, लेकिन ऐसे कुछ डिस्टरबेंस भी हो जाते हैं। डिपेंडेंसी हो जाती है इस पर। जी जी। सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था मैम, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उपस्थित कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर आभा दुबे मैम, रॉयल कॉलेज के एडवाइजर मिसेस इला सिंह मैम, उपस्थित रॉयल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम, आदरणीय शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं को मेरा सादर अभिनंदन, नमस्कार आप सभी को। मैं अपना स्लाइड यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज कहने से ही बोध होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरातन काल से आधुनिक काल तक की बात करें तो मेरे जानकारियों के अनुसार समाज हमेशा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अर्थात पुरातन काल के काम करने के जो तरीके हैं उसको देखें तो उससे पता लगता है कि उनकी शिक्षा कहीं भी कमजोर नहीं थी। भले ही उसे पुस्तकीय ज्ञान ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के तौर तरीकों से, संस्कृति और सभ्यता से लोगों को जीने व एकजुट रहने की हम शिक्षा हमेशा मिलती रही है। आज भले ही समय बदल गया हो, टेक्नोलॉजी ने भले ही समाज में एक स्थान बना लिया हो, या हम कहें कि जॉब ओरिएंटेड शिक्षा में लोगों को बांट रखा हो,
परंतु एकजुट रहने और संस्कृति व संस्कार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें समाज से जुड़ना ही पड़ता है। शिक्षा और समाज का बहुत गहरा संबंध है। शिक्षा सामाजिक संरचना को आकार देने और उसे बनाए रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। साथ ही सामाजिक मूल्यों को प्रसारित भी करती है, सांस्कृतिक पहचान बनाने और उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जिस प्रकार समाज की संरचना में जितनी भी असमानताएं हैं, जैसे वर्ग, जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्तर पर विविधताएं जो है वो निहित होती हैं, वहां शिक्षा एक प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है। शिक्षा समाज में परिवर्तन और प्रगतिशीलता का मार्ग प्रशस्त भी करता है। यह एक ओर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है, तो वहीं दूसरी ओर उसमें सुधार और पुनर्निर्माण का साधन भी बनती है। समाज में फैले हुए जो कुरीतियां हैं, अशिक्षा और अंधविश्वास वाली शिक्षा में समान अवसर, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर भी प्रकाश डाला है। वैश्विक युग में यह आत्मनिर्भर, नवाचार और नेतृत्व की भावना का भी निर्माण करती है। यहाँ हम पुस्तकीय ज्ञान को संपूर्ण शिक्षा नहीं मान सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर शिक्षा को समझते हैं। शिक्षा मानव जीवन का आधार कहा गया है, जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। इसका शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल, संस्कार और अनुभव का वहन करना तथा उसे जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाना। यह व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाती है तथा समाज में आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी हमको देती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं को पहचान पाता है और उसे समाज के हित में प्रयोग करता है। इस प्रकार शिक्षा जो है वो व्यक्ति को ज्ञानवान, संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक बनाती है, वहीं समाज को दिशा और प्रगति प्रदान करती है। वास्तव में शिक्षा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति और समाज दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। शिक्षा मानवीय जीवन और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक गांव में एक समान ही मिट्टी में दो बीज पड़े हुए थे। दोनों आपस में हमेशा बातचीत करते थे, परंतु दोनों की सोच में बहुत काफी अंतर था। एक बीज हमेशा ये सोचता था और कहता था कि मैं तो यही सुरक्षित हूँ, बाहर क्यों निकलूं? बाहर निकलने पर धूप, पानी, हवा और न जाने कितनी आपदाओं का सामना मुझे करना पड़ेगा। तो वह यही सोचकर उसी मिट्टी में दबा रह गया। लेकिन वहीं पर दूसरे बीज ने सोचा और ये कहा कि जीवन का जो असली अर्थ है, जीवन का जो असली मजा है, वो तो बढ़ने में है, चुनौतियों का सामना करने में है। वह यह सोचकर कुछ दिन बाद मिट्टी को चीर कर बाहर निकला। धूप और पानी पाकर वह एक दिन बहुत ही विशाल वृक्ष बन गया और हमेशा फूल और फल से लदा रहा। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि शिक्षा उस बीज की तरह है जो मिट्टी से ऊपर उठने, चुनौतियों का सामना करने और अपनी असली पहचान बनाने की हमें प्रेरणा देती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति दबा का दबा रह जाता है, लेकिन वहीं शिक्षा पाकर वह समाज के लिए उपयोगी और फलदायी होता है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा भी है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ उत्तम गुणों का विकास करना और व्यक्ति को चरित्रवान, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना भी है। आइए अब हम देखते हैं समाज को। यहाँ पर हम देखेंगे समाज किसे कहते हैं। समाज मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि उनके बीच बने संबंधों, परंपराओं, मान्यताओं, संस्कृति और नियमों का संगठित रूप है। समाज व्यक्ति को पहचान, सुरक्षा, सहयोग और जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। अरस्तु ने कहा भी है
कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ है कि अकेले व्यक्ति का अस्तित्व संभव बिल्कुल भी नहीं है। वह समाज के सहारे ही जी सकता है। समाज में परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं मिलकर एक जीवंत संगठन का निर्माण करती है। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज को आगे बढ़ाता है। मैकाइवर और पेज ने समाज को संबंधों का जाल कहा है, अर्थात समाज में लोग आपसी सहयोग और निर्भरता के आधार पर जुड़े रहते हैं। वहीं डर्काइम ने समाज को व्यक्ति से परे एक विशिष्ट शक्ति माना है। डर्काइम ने क्या कहा है? समाज को व्यक्ति से परे एक विशिष्ट शक्ति माना है जो उसके आचरण और विचारों को नियंत्रित करती है। इस प्रकार हम इसकी विशेषताओं पर भी अगर प्रकाश डालें तो हम ये पाएंगे कि सामूहिक जीवन, आपसी सहयोग, संस्कृति का संरक्षण, नैतिक मूल्यों का पालन और निरंतर परिवर्तनशीलता यह परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है और समय की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलता भी है। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है वो अविभाज्य है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। इस प्रकार समाज मानव जीवन का आधार है जो केवल लोगों का जमावाड़ा न होकर संस्कृति, नियम और संस्थाओं से युक्त एक जीवन तंत्र है। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा और समाज का पारस्परिक संबंध। यहाँ पर शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंध को मैंने कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे लिया है कि समाज पर शिक्षा का कैसा प्रभाव पड़ता है और शिक्षा पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा बिंदु मैंने यहाँ पे लिया है समाज का प्रतिबिंब प्लस समाज का निर्माता, इन दोनों के योग से शिक्षा का निर्माण कैसे संभव है। तो आइए पहले पॉइंट पर चलते हैं, समाज पर शिक्षा का प्रभाव। समाज पर शिक्षा के प्रभाव को हम कुछ इन पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहले पॉइंट पे आते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन। इसके अंतर्गत शिक्षा समाज की सांस्कृतिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है। लोक परंपराएं, भाषा, साहित्य, कला और मूल्य शिक्षा के माध्यम से संरक्षित रहते हैं। साथ ही नई परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति में परिवर्तन भी शिक्षा से ही संभव है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना। इसके अंतर्गत शिक्षा समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं जैसे जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, इसको कम करने का साधन बनती है। समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा अवसर की समानता प्रदान करती है और पिछड़े जो वर्ग हैं उनको मुख्य धारा से लगातार जोड़ती रहती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि शिक्षा व्यक्तियों को कौशल और व्यावसायिक दक्षता प्रदान करती है। इससे न केवल व्यक्ति की आय और जीवन स्तर सुधरता है बल्कि संपूर्ण समाज का उत्पादन क्षमता और आर्थिक विकास भी तेज होता है। फिर सामाजिक गतिशीलता की ओर अगर जाएं, सोशल मोबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलने का अवसर प्रदान करती है। योग्य शिक्षा प्राप्त कर जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो भी उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंच सकता है और इसे हम ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर हम बात करें नैतिक और नागरिक चेतना के विकास की, तो यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा व्यक्ति को केवल पेशेवर दक्षता ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनने की भी प्रेरणा देती है। यह कानून का पालन करना, लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्यों और अधिकारों की समझ विकसित करती है जिससे समाज में नैतिकता और अनुशासन की भावना बहुत ही मजबूत हो जाती है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन और प्रगतिशीलता की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे 6 नंबर के पॉइंट पे लिखा हुआ है, शिक्षा पुराने अंधविश्वासों, कुप्रथाओं और रूढ़ियों को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसा कि अभी वर्तमान में प्रचलित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन और नवाचार को बढ़ावा देती है जिससे समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता है। वहीं पर अगर हम 7 पॉइंट की बात करें, सामाजिक एकता और राष्ट्रीयकरण की, तो इसके अंतर्गत हम पाएंगे
कि शिक्षा विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाले लोगों के बीच एक साझा बंधन तैयार करती है। यह सहिष्णुता और भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना को बल देता है। हम अगर इन पॉइंट के माध्यम से संक्षेप में कहें या संक्षेप में समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा जो है समाज का दर्पण भी है और उसका शिल्पकार भी। यह सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही उसमें सुधार और पुनर्निर्माण करके एक नए समाज की रचना करती है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर समाज पर शिक्षा के प्रभाव को समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। अगले स्लाइड में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है शिक्षा पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत मैंने सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक और नैतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, सामाजिक संरचना का प्रभाव और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव को यहाँ पे मुख्य बिंदु के रूप में लिया है। तो आइए समझते हैं पहले पॉइंट को, सांस्कृतिक प्रभाव। इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा स्वरूप समाज की संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस समाज की जैसी भाषा, कला और परंपराएं, रीति रिवाज होंगी वैसी ही शिक्षा प्रणाली भी वहां की विकसित होगी। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो भारत की जो शिक्षा है उसमें संस्कृत, वेद, उपनिषद और गुरुकुल परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं अगर हम आधुनिक शिक्षा की बात करें तो वहां पर विज्ञान और तकनीकी को महत्व दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ से हमको देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट की ओर आए तो हम धार्मिक और नैतिक प्रभाव को देखें तो यहाँ पे पाते हैं कि जो धर्म और नैतिक मान्यताएं हैं वो शिक्षा को दिशा देती है। प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक शिक्षा का बहुत महत्व था, जैसे कि मैंने अभी ऊपर में बताया। वहीं इस्लामी काल में मदरसे और मकतब शिक्षा के केंद्र बने। आधुनिक काल में भी समाज की नैतिक मान्यताएं शिक्षा के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को प्रभावित करती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें आर्थिक प्रभाव की, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि समाज की जो आर्थिक संरचना है वो शिक्षा की उपलब्धता और स्वरूप को तैयार करती है। धनी समाज में शिक्षा के अधिक साधन और अवसर होता है, हम देख भी पाते हैं, इसको समझ भी पाते हैं। जबकि गरीब समाज में शिक्षा सीमित होती है। औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण ने शिक्षा को अधिक तकनीकी और व्यावसायिक बना दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें राजनीतिक प्रभाव की, तो इसके अंतर्गत समाज की राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक समाजों में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो नागरिकता, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है। वहीं अगर निरंकुश शासन शिक्षा की बात करें तो वो अपने हितों के लिए, अपने हितों के अनुसार नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए अगर औपनिवेशिक काल की हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों ने जो शिक्षा का उपयोग किया था वो अपने प्रशासन और अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करें सामाजिक संरचना और प्रभाव की, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जाति, वर्ग और लिंग, इसके आधार पर समाज की जातिगत और वर्गीय संरचना शिक्षा की पहुंच को तो निर्धारित करती है। भारतीय समाज में लंबे समय तक जाति, लिंग के आधार पर शिक्षा पर प्रतिबंध रहा है। आधुनिक समाज में भी आर्थिक वर्ग के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर देखा गया है। फिर हम बात करें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव की, तो इसके अंतर्गत समाज में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति शिक्षा को निरंतर प्रभावित करती है। आज की जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल और सूचना प्रधान दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस और ई लर्निंग समाज की तकनीकी आवश्यकताओं से प्रेरित है। तो हम इस प्रकार यह कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार शिक्षा समाज को बदलती है उसी प्रकार समाज भी शिक्षा की दिशा और उसके स्वरूप और उसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है। समाज की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मूल्य मान्यताएं ही मिलकर शिक्षा की नींव गढ़ती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं।
यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है समाज का प्रतिबिंब प्लस समाज का निर्माता, ये दोनों के योग से हम शिक्षा का निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला स्लाइड में लिया है समाज का प्रतिबिंब। इसको 4 पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने लिया है संस्कृति का प्रतिबिंब, धर्म और नैतिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियां। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। संस्कृति का प्रतिबिंब, शिक्षा में संस्कृति का प्रतिबिंब कैसे होता है। जैसे यहाँ पे जिस समाज में, मैंने ऊपर भी बताया है, जिस समाज में जैसी भाषा, कला और संस्कृति होगी शिक्षा उसी रूप में ढलेगी। उदाहरण के रूप में भी मैंने बताया था कि भारतीय प्राचीन भारत में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, वहाँ पे वेद और पुराण पढ़ाए जाते थे। वहीं आधुनिक भारत में विज्ञान और तकनीकी विषय पढ़ाए जाते हैं। अगर हम बात करें धर्म और नैतिक मान्यताओं की, तो इसके अंतर्गत समाज की जो धार्मिक धारणाएं हैं वो शिक्षा में झलकती है। जैसे इस्लामी काल में कुरान और शरिया आधारित शिक्षा प्रणाली प्रमुख थी। वहीं हम बात करें सामाजिक संरचना की, तो इसके अंतर्गत जाति, वर्ग और लिंग आधारित व्यवस्थाएं शिक्षा की पहुंच को प्रभावित करती है। अतीत में उच्च जाति को शिक्षा का विशेष अधिकार प्राप्त था, निचली जातियों और स्त्रियों को वंचित रखा जाता था। आर्थिक परिस्थिति की अगर बात करें, आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत समाज जितना विकसित और संपन्न होगा, उसकी शिक्षा प्रणाली सशक्त और व्यापक। इसका तात्पर्य ये है कि हमें शिक्षा के लिए अपने समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करना पड़ेगा। और शिक्षा अपने समय और समाज का प्रतिबिंब होता है। यहाँ स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। शिक्षा समाज का निर्माता होता है, ये हम स्वाभाविक रूप से जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जैसे सामाजिक सुधार, समानता और न्याय, नागरिकता और लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो एक एक पॉइंट लेके समझते हैं। सामाजिक सुधार, इसके अंतर्गत शिक्षा अंधविश्वास, कुप्रथाएं और जो असमानताओं को समाप्त कर प्रगतिशील समाज की नींव रखती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो महिला शिक्षा जो थी उसने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा ऐसी कुरीतियों को काफी चुनौती दी है। समानता और न्याय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाएंगे कि शिक्षा अवसर की समानता प्रदान कर गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है और ये काफी हद तक सक्सेस भी हुई है, सफल भी हुई है। नागरिकता और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाएंगे कि शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार करती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अच्छे नागरिक बना पाने में सफल होते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करती है, जिससे समाज अंधविश्वास से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर बढ़ता है। राष्ट्रीय एकता और वैश्विक दृष्टि की हम बात करें तो शिक्षा समाज को केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी जोड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है उसमें शिक्षा सामाजिक संरचना को कैसे प्रतिबिंबित करती है, इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। जो मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे लिया है उसमें आर्थिक संरचना का प्रतिबिंब, जाति व्यवस्था, लिंग भेद, संस्कृति और परंपरा, इसको मैंने मुख्य बिंदु के रूप में लिया है। तो ये कैसे प्रतिबिंबित करती है शिक्षा, इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहले पॉइंट को, आर्थिक संरचना का प्रतिबिंब। इसमें आर्थिक स्थिति और शिक्षा के संबंध की अगर हम बात करें तो समाज की जो आर्थिक संरचना है वो यह निर्धारित करती है कि किसके पास शिक्षा के अवसर अधिक होंगे और किसके पास कम होंगे। अमीर वर्ग के पास अधिक संसाधन, पैसा, समय, साधन होते हैं जिससे वे अच्छी शिक्षा हासिल कर पाते हैं। गरीब वर्ग आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता है या सीमित स्तर तक ही पढ़ाई कर पाता है। अमीर और गरीब
वर्ग की शिक्षा तक पहुंच में अंतर हमको यहाँ पे कैसे दिखता है। जैसे शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अमीर परिवार के जो बच्चे हैं उनको निजी, महंगे और आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूलों में हम भेजते हैं। वहीं पर गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल या स्थानीय स्तर के या कम साधन युक्त विद्यालयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम बात करें शैक्षणिक संसाधन की तो यहाँ पर हम आते हैं कि अमीर बच्चों के पास किताबें, इंटरनेट, लैपटॉप, कोचिंग, ट्यूशन ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं अवेलेबल हो पाती हैं। लेकिन वहीं पर गरीब बच्चे अक्सर बुनियादी किताबों और कॉपी पेंसिल तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अगर समय और श्रम की बात की जाए तो यहाँ पर अमीर बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का अवसर मिलता है। गरीब बच्चों को परिवार की आय में सहयोग करने के लिए काम करना पड़ता है, जैसे मजदूरी, खेत का काम, छोटे मोटे रोजगार, जिससे उनकी पढ़ाई काफी बाधित होती है ना। इसी तरीके से अगर उच्च शिक्षा की बात करें, हम उच्च शिक्षा तक पहुंच की बात करें तो यहाँ पे भी हमको अंतर देखने को मिलता है। अमीर वर्ग जो है वो आसानी से कॉलेजों में, प्रोफेशनल कोर्स में और विदेशों में पढ़ाई कर सकता है। लेकिन वहीं पर गरीब वर्ग आर्थिक दबाव के कारण या पैसे की कमी के कारण या और बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके पास रहती हैं, जिसके कारण उनके दबाव के कारण माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर ही पढ़ाई वो छोड़ देता है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। अगर सामाजिक असमानता का स्थायीकरण की बात करें तो ये जो अंतर है वो व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। अमीर वर्ग शिक्षा के माध्यम से और अधिक उनको अवसर मिल जाता है, जिसके अंतर्गत अच्छी शिक्षा पाकर वे अच्छी नौकरी पा लेते हैं, उच्च पद हासिल कर लेते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बढ़ जाती है। ये सब देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो शिक्षा से वंचित रहकर उन्हें सीमित अवसरों में ही बंधा रहना पड़ जाता है, जिससे समाज में गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो और गहरी होती जाती है। अगर हम इसके समाधान और प्रयास की बात करें तो पाएंगे कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिससे हम शिक्षा को सुदृढ़ बना सके और सभी को समानता की ओर ला सके। तो जैसे कि हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ऐसे कदम गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। और कहीं ना कहीं ये जितनी भी कोशिशें हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो लाभप्रद हो रहा है। छात्रवृत्ति, आरक्षण और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के साधन भी कराए जा रहे हैं। फिर भी अगर हम बात करें और वास्तविक समानता की बात करें तो ये समानता तभी संभव है जब समाज की जो आर्थिक असमानताएं हैं वो कम होगी और शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाया जाए, तभी ये संभव है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक संरचना शिक्षा का दर्पण है और अमीर और गरीब की भिन्न भिन्न आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा की पहुंच को असमान बनाती है। जहां अमीर बच्चों के पास आधुनिक और उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर है, वहीं गरीब बच्चों को बुनियादी शिक्षा तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अतः हम शिक्षा के माध्यम से समाज को समानता की दिशा में ले जाने के लिए आर्थिक असमानता को कम करना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है जाति व्यवस्था को। यहाँ इसके अंतर्गत परंपरागत भारत में ब्राह्मणों के लिए शिक्षा सुलभ थी, जबकि शूद्रों को इसे वंचित किया गया था। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानते हैं। जाति जो व्यवस्था है उसको हम मानते हैं जन्म आधारित एक सामाजिक विभाजन इसको कर दिया गया है। इसमें ऊंच नीच और पेशागत जो भूमिकाएं हैं वो पहले से ही निर्धारित कर दी गई है।
प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो वहां पे पाएंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही उच्च शिक्षा का अधिकार था। वहीं पर वैश्य वर्ग को व्यावसायिक शिक्षा तक सीमित किया गया। वहीं पर शूद्र और स्त्रियां जो है वो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रही ना। तो इससे जो ज्ञान है उस पर ऊंची जातियों का एकाधिकार स्थापित हुआ और निम्न जातियां सामाजिक और आर्थिक प्रगति से वंचित रहीं ना। आधुनिक शिक्षा और परिवर्तन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो औपनिवेशिक काल तथा स्वतंत्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। आरक्षण जो नीति है वो और सर्व शिक्षा अभियान ने वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास भी काफी हद तक किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो उसने समावेशिता और समान अवसर पर बल दिया। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों में शिक्षा की गुणवत्ता आज भी कमजोर है और जातिगत भेदभाव अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। हालांकि हम उसको देख नहीं पाते हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलता रहता है, हम उसको महसूस करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिंग भेद को समझाने की कोशिश की है। इसके अंतर्गत आज भी लिंग भेद शिक्षा में हमको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? अगर हम विद्यालयी स्तर की बात करें तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की जो ड्रॉप आउट दर है वो काफी अधिक है। क्यों? क्योंकि उन्हें घरेलू काम और बाल विवाह की ओर धकेला जाता है। उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नामांकन अभी भी कम है। सामाजिक सोच पर भी ये डिपेंड करता है। इसमें कई परिवार ये मानते हैं कि लड़कियों को उतना ही शिक्षा दी जानी चाहिए जितना लड़कों को, क्योंकि वे विवाह के बाद तो दूसरे घर चली जाएंगी ना। तो यहाँ पे एक आंकड़ा ये भी बताता है, एक रिपोर्ट है 2020-2021 के अनुसार कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगभग 49% तक पहुंची है, लेकिन अभी भी ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में यह काफी कम है। अब शिक्षा के माध्यम से हम लिंग भेद का समाधान कैसे करें ना, कैसे किया जाए? तो हालांकि शिक्षा जो है वो लिंग भेद को प्रतिबिंबित करती है पर उसे तोड़ने का साधन भी करती है। तोड़ने का साधन भी शिक्षा से ही हमको मिलता है। जैसे सरकारी पहले की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे अभियान, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सारे अभियान, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजनाएं हमको मिली हुई हैं। आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पे कई संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महिलाओं को आरक्षण और छात्रवृत्ति दी जाती है वो काफी लाभप्रद हुई है। सकारात्मक परिणाम की ओर अगर हम जाएं तो हमें ये दिखता है, सकारात्मक पहलू हमको ये दिखता है कि अब जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता और सैनिक तक भी बन रही है। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं संस्कृति और परंपरा की। तो इसके अंतर्गत शिक्षा और संस्कृति का संबंध, जैसे कि संस्कृति समाज के ज्ञान, विश्वास, मूल्य, कला, भाषा, साहित्य और जीवन शैली का समुच्चय है। शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का साधन है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में गुरुकुल शिक्षा से हमको क्या मिलता था? अनुशासन, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं वो आगे बढ़े। वहीं पे मुस्लिम समाज में मदरसा शिक्षा ने अरबी फारसी भाषा, इस्लामी कला और धर्म ग्रंथों का संरक्षण किया। अगर वहीं हम आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक शिक्षा की, तो उसमें हम जानते हैं कि विज्ञान, तकनीकी और लोकतांत्रिक मूल्य समाज की बदलती संस्कृति को दर्शाता है। अगर हम बात करें शिक्षा और परंपरा के संबंध की, तो इसके अंतर्गत परंपरा उसे कह सकते हैं जो समाज की मान्यताएं और व्यवहार को लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। शिक्षा इन परंपराओं को रखती है और कभी न कभी उन्हें समय आने पर बदलती भी है। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में वैदिक जो शिक्षा हुआ करती थी उसमें यज्ञ, कर्म, धार्मिक
आगे बढ़ाया। मध्यकाल में सूफी और भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं ने सहिष्णुता और भाईचारे की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। वहीं पर अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा की, तो वहां पे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को चुनौती देकर परंपराओं में सुधार किया। इसके बाद एक ये टेबल है जिसमें मैंने जाति व्यवस्था को एक टेबल के माध्यम से बताने की और समझाने की कोशिश की है। इसको मैंने मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांट के समझाने की कोशिश की है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल, आधुनिक काल। ये स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो उच्च जाति की जो शिक्षा थी उसके लिए ब्राह्मण, वेद, शास्त्र, धर्मशास्त्र, क्षत्रिय, युद्ध कला, राजनीति, वैश्य, व्यापार और गणित, इन विषयों को लेकर शिक्षा अर्जन करते थे। वहीं पे अगर निम्न जाति की बात करें जिसमें शूद्र और वंचित वर्ग आते हैं, उनकी शिक्षा जो थी वो प्राचीन भारत में शूद्रों और स्त्रियों की जो शिक्षा है वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। उस समय शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया था। विशेष स्थिति की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से जातिगत ढांचे में बंधी हुई थी, मतलब यहाँ पर जाति के आधार पर शिक्षा प्रचलन में थी। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो उच्च जाति की जो शिक्षा थी, उच्च वर्ग के जो लोग थे, जिसमें राजघराने, मुस्लिम, अमीर वर्ग, मदरसे और मकदमों में उनको शिक्षा मिलती थी। वहीं पर निम्न जातियां और किसान वर्ग जो है वो शिक्षा से लगभग, मध्यकाल में भी शिक्षा से लगभग वंचित थे। अगर विशेष स्थिति की हम बात करें तो शिक्षा जो है वो केवल धार्मिक और वर्ग विशेष तक ही सीमित था। वहीं पे औपनिवेशिक काल की हम बात करें तो उस समय उच्च जातियों ने आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको और विज्ञान, इन दोनों का लाभ काफी उठाया है। वहीं पर निम्न जातियां जो है वो धीरे धीरे शिक्षा से तो जुड़ी हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण वो पीछे रह गई। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है वो शिक्षा को पीछे कर दिया। अगर विशेष स्थिति की हम बात करें तो शिक्षा में प्रवेश के अवसर तो बढ़े, बहुत सारी ऐसी थोड़ी बहुत योजनाएं आई अंग्रेजों के शासन काल में भी, लेकिन असमानता तब भी बरकरार था। हम आधुनिक काल की अगर बात करें, जिसको हम जानते हैं स्वतंत्र भारत के रूप में, तो इस समय की बात करें तो वहां पे उच्च जाति और संपन्न वर्ग जो थे वो निजी और उच्च स्तरीय संस्थानों में शिक्षा ली जाती थी। वहीं पर निम्न जाति की बात करें, जैसे SC, ST, OBC वर्ग, आरक्षण और छात्रवृत्ति इनको मिलता था, और सरकारी जितनी भी योजनाएं उस समय चली थी इससे शिक्षा की पहुंच बढ़ी, लेकिन फिर भी पिछड़ापन बरकरार था, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को विकास की ओर ले जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी आई हैं, लेकिन तभी भी पिछड़ापन बरकरार था। उस समय की जो विशेष स्थिति दिखती है वो शिक्षा जो है जातिगत असमानता को तोड़ने का एक तरीके से साधन बना है। तो इस तरीके से मैंने स्लाइड में इसी को ही बताने और समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। शिक्षा सामाजिक संरचना को कैसे आकार देती है? तो यहाँ पे सामाजिक संरचना जो है उसको हम कैसे आकार दें, तो इसके लिए सामाजिक समानता, आर्थिक गतिशीलता, राजनैतिक चेतना और लोकतंत्र, सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सब पॉइंटों को लेकर मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर हम आर्थिक समानता की बात करें तो शिक्षा जो है जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव को काफी कम कर सकता है। ये एक तरीके से संरचना या ढांचा बना रही है। आर्थिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इसमें शिक्षा व्यक्ति को ऊंचे पद और अवसर देती है। जैसे एक किसान का बेटा जरूरी नहीं है कि वो किसान ही बने, एक किसान का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ये कहाँ से आया? यह शिक्षा का ही योगदान है ना। और कहीं ना कहीं सरकारी जो पहले हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ ग्रामीण वर्ग के लोगों को और निम्न जाति के वर्ग के लोगों को मिला है। राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो मतदान, अधिकारों और कर्तव्यों की जो समझ है वो हमें शिक्षा से ही आती है। जनरली हमें बच्चों की जो
से लेके 8 तक की जो क्लासेस चलती हैं सामाजिक विज्ञान की, उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, नागरिकता और इतिहास हमने पढ़ा भी है। तो उसमें नागरिक शास्त्र या नागरिकता जो हमने विषय पढ़ा है उसमें मतदान, अधिकार और हमारे कर्तव्य, इन सब की समझ छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से आई है? तो उनके पाठ्यक्रम में इस चीज को जोड़ा गया है और वो ये सारी चीज को वहां पर से समझ पाते हैं। अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें शिक्षा नई पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार और वैश्विक दृष्टि पैदा करती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों के विषय में। तो यहाँ पे वर्तमान परिदृश्य में मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षा जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का साधन बन चुकी है। कैसे साधन बन चुकी है? जैसे वर्तमान परिदृश्य की ओर हम बात करें तो शिक्षा जो है वो आज केवल ज्ञान अर्जन का ही माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बन चुकी है। शिक्षा और सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो शिक्षा समाज समानता और न्याय की स्थापना करती है। पहले अवसरों में लिंग, जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानताएं थी, लेकिन शिक्षा इन भेदभावों को कम करने का कार्य करती है और शिक्षा से व्यक्ति में जागरूकता आती है, जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ पाता है। यह जो है समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें मुख्य धारा में लाकर सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करती है। शिक्षा और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा जो है रोजगार, नवाचार, उद्यमिता के अवसर प्रदान करती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक पढ़ा लिखा समाज कौशल आधारित कार्यों में हमेशा भाग लेगा, क्योंकि जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब नए नए स्किल्स उनको आएंगी, नए नए चुनौतियों का वो सामना करेगा, जिससे इससे क्या होगा, उसकी जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। उससे वो उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि करेगा और यह गरीबी को कम करने और नए उद्योग को स्थापित करने और तकनीकी प्रगति में मददगार साबित हो सकती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो अंतर है वो भी शिक्षा की गुणवत्ता से ही निर्धारित होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाकर उसे न्यायपूर्ण समाज का एक हिस्सा बनाती है और साथ ही आर्थिक विकास की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। वास्तव में अगर हम बात करें तो शिक्षा ही वही साधन है या शिक्षा ही वह साधन है जो समानता, न्याय और प्रगति, ये तीनों का, किसकी समानता, न्याय और प्रगति, इन तीनों का आधार है। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, नई शिक्षा नीति, जिसको हम लोग सभी जानते हैं NEP 2020। इसमें समावेशिता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो है भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, एक बहुत अच्छी पहल है, जिसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा को आधुनिक, समावेशी और कौशल आधारित बनाना है। इसमें विशेष रूप से समावेशिता, इंक्लूसिविटी और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। समावेशिता पर जोर हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है उनका लक्ष्य यह है कि सभी बच्चों और युवाओं को समान शिक्षा के अवसर मिले, चाहे वे किसी भी जाति, लिंग, वर्ग, भाषा या क्षेत्र से संबंधित हो। इसमें विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। फिर मातृभाषा और स्थानीय भाषा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान है। समावेशिता को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। डिजिटल शिक्षा की अगर हम बात करें तो डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों के जरिए शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये डिजिटल शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं जो इंटीरियर एरियाज हैं, जो आदिवासी एरियाज है, वहां पे भी शिक्षा की पकड़ को बनाए रखती है।
बनाए रखने में सहायक होती है। कौशल विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे NEP 2020 का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो शिक्षा को रोजगार उन्मुख और व्यवहारिक बनाना है। स्कूली स्तर से ही जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि जो छात्र हैं उनको केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही उनको सीमित ना रखकर व्यवहारिक कौशल भी सीखें ना। इसीलिए अभी हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को समझाया और पढ़ाया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और समस्या समाधान जैसी क्षमताएं जो हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंटी एग्जिट सिस्टम, स्किल सर्टिफिकेशन और लचीला पाठ्यक्रम लाकर युवाओं को बदलते रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति समावेशिता और कौशल विकास पर जोर देकर शिक्षा को केवल परीक्षा और अंकों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे जीवन उपयोगी, व्यवहारिक और आत्मनिर्भर भारत की नींव बनाती है। यह नीति आने वाली पीढ़ी को न केवल शिक्षित बल्कि सक्षम, नवाचारी और जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास भी करती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चुनौतियों को पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसमें शिक्षा में असमानता, ग्रामीण और शहरी शिक्षा का अंतर, लिंग भेद और शिक्षा, डिजिटल डिवाइड, बेरोजगारी और रोजगार उन्मुख शिक्षा की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक मूल्यों का ह्रास, ये किस प्रकार शिक्षा और समाज के बीच में चुनौतियां लाता है या समस्या खड़ी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आते हैं हम शिक्षा में असमानता। शिक्षा में असमानता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाज में जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा की पहुंच जो है वो असमान है। कैसे? अमीर परिवारों के जो बच्चे हैं वो निजी व उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, मैंने इसे ऊपर भी समझाया है, जबकि गरीब वर्ग सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह पाता है। यह शिक्षा में असमानता को दर्शाता है कहीं ना कहीं ना। इससे समाज में असमान अवसर और वर्गीय विभाजन बना रहता है, समान होता ही नहीं है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी शिक्षा का अंतर। तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि शहरों में आधुनिक विद्यालय, डिजिटल साधन और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वे उपलब्ध होते हैं। गांव में आज भी हम ये देखते हैं कि स्कूलों की कमी है। एक तो स्कूलों की कमी है, आने जाने का साधन नहीं है, आधारभूत जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है और शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। यहाँ पे यह अंतर जो है वो समाज में असंतुलन पैदा करता है ना। फिर हम अगर बात करें लिंग भेद और शिक्षा की, तो आज भी कई स्थानों में लड़कियों की जो शिक्षा है उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों की शिक्षा को दिया जाता है। बाल विवाह हो गया, घरेलू कामकाज हो गया और सामाजिक रूढ़िवादिता, इन सब के कारण लड़कियों की जो ड्रॉप आउट दर है वो अधिक है। यह समाज में लिंग आधारित असमानता को बढ़ावा देता है। अगर हम यहीं पे बात करें डिजिटल डिवाइड की, तो पाते हैं कि हम इसका बहुत बड़ा उदाहरण कोरोना काल के समय का देख सकते हैं। कोरोना काल में ये हमको दिखा दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा का लाभ केवल उन्हीं को मिला जिनके पास मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप है। ग्रामीण और जो गरीब छात्र हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी जो संख्या है वो शिक्षा से वंचित रहते हैं। कारण क्या था? कारण डिजिटल डिवाइडेड का है ना। कहीं पे अगर हम बात करें बेरोजगारी और रोजगार उन्मुख शिक्षा की कमी की, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि शिक्षा और रोजगार के बीच बहुत अंतर है। कैसा अंतर है? डिग्रीधारी जो युवक युवतियां हैं वो कौशल की, स्किल की कमी के कारण बेरोजगार रहते हैं। डिग्री तो मिल जाता है उनको, लेकिन उनके पास ऐसी कोई स्किल होता नहीं है जिससे वो काम कर सके।
है ना। तो शिक्षा जो है वो अभी भी नौकरी पाने के बजाय परीक्षा पास करने पर अधिक केंद्रित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, पुराना पाठ्यक्रम और संसाधनों का अभाव है। यह छात्रों को प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे छोड़ देता है। सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पाएंगे कि शिक्षा नीतियों पर, शिक्षा जो नीति है उन पर राजनीतिक प्रभाव अधिक रहता है। आरक्षण, परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम निर्माण अक्सर राजनीति से प्रभावित होते रहते हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। इससे शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो ज्ञान और मानव का विकास इसको प्रभावित करता है। फिर हम बात करें सामाजिक मूल्यों के ह्रास की तो यहाँ पे हम पाएंगे कि आधुनिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह समाज में भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और नैतिक संकट को जन्म दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार वर्तमान काल में लोगों के पास सर्व सुविधा युक्त साधन और शिक्षा के अधिकार होने के बावजूद भी कई असमानताएं हैं। आज भी पुरुषों व महिलाओं की जो शिक्षा दर है वह उसमें लगभग 20% का अंतर पाया गया है। आज भी समाज में शिक्षा को लेकर भेद देखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा प्रणाली में अंतर देखा गया है। समाज में उनकी शिक्षा, रीति रिवाज व संस्कार भी अलग होते जा रहे हैं। एकल परिवार वाली समाज का समूह बड़ा होता जा रहा है। मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को महत्व देने वाली जो शिक्षा है उसमें समाज की सभ्यता व संस्कृति में भी फर्क देखा जा रहा है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी शिक्षा में इतनी शक्ति है जो इन सभी समस्याओं का सामना करने में सक्षम है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, नैतिकता, मूल्य, समानता और नागरिकता की भावना से परिपूर्ण होकर एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज की प्रगति में योगदान दें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज का विकास अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा की दिशा अधूरी है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज का संबंध गहराई से जुड़ा हुआ है। शिक्षा समाज का दर्पण भी है और उसका शिल्पकार भी। यह समाज की संस्कृति, परंपराओं और संरचना को प्रतिबिंबित करती है, साथ ही उनमें आवश्यक परिवर्तन और सुधार लाकर नए समाज का निर्माण भी करती है। शिक्षा से व्यक्ति केवल ज्ञान ही नहीं पाता बल्कि वह नैतिकता, मूल्य, समानता, नागरिकता की भावना से परिपूर्ण होकर एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज की प्रगति में योगदान देता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक आज के लेक्चर को सुना। और साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही धन्यवाद दूंगी दोनों महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर एवं मैम का। धन्यवाद करती हूँ वाइस प्रिंसिपल मैम का, दोनों महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल मैम का, कि उन्होंने, आप सभी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Such an informative lecture. If anyone has any questions related to today's lecture, you are most welcome to share them. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आज के इस लेक्चर से तो आप सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो गोपिका मैडम। Okay, sir. As we come to the conclusion of today's online lecture series,
सबसे पहले मैं हमारे दोनों महाविद्यालय रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम एंड कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ फॉर देयर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड गाइडेंस, जिनके माध्यम से यह आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तत्पश्चात मैं रॉयल कॉलेज की एडवाइजर रिस्पेक्टेड मिसेस एला सिंह मैम एंड वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम को तथा कोलंबिया कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ फॉर हर एनकरेजमेंट एंड कंटिन्यूअस कोऑपरेशन थ्रू आउट दिस लेक्चर सीरीज। साथ ही मैं हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स तथा रिस्पेक्टेड प्यूपिल टीचर्स की सराहना करती हूँ फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड अटेंटिव लिसनिंग, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। Thank you all once again for making today's online lecture series memorable and successfully. इस कार्यक्रम के साथ ही मैं आज के इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। Thank you.